5 जिसका नाम है एसिड्स बेसेस एंड साल्ट। तो बच्चों इस चैप्टर के पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं, ये हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बच्चों इसके पहले के वीडियो में हम एसिड के बारे में देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसेस, यानी कि यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्षार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। बेसेस आर बीटर टू टेस्ट, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेसेस आर स्लिपरी टू टच, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि बेसेस जो होते हैं यानी कि जो क्षार होते हैं, उस क्षार की बात करें कि क्षार क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्षार होते हैं वो टेस्ट में बीटर यानी कि जिसको आप बोलें तो उसके टेस्ट यानी कि जो क्षार होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। उसके बाद हम बात करें कि ये जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और न्यूट्रलाइट एसिड जो होता है वो वाटर के साथ मिलकर साल्ट बनाता है। और बेसेस आर स्लिपरी टू टच, और टच करने पर ये हमें चिकना या स्लिप होने वाला महसूस होता है। बेसेस आर कंपैरेटिवली लेस सोल्यूबल इन वाटर देन एसिड, यानी कि जो क्षार होते हैं वो एसिड की तुलना में कम घुलनशील होते हैं पानी के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसेस। अगर हम बेसेस की क्षार की बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम्पल्स है हमारे बेस के, यानी कि ये क्षार होते हैं। Thus a base is the substance that release OH ions when dissolved in water, यानी कि बेस की अगर हम बात करें तो बेस का जो सब्सटेंसेस होता है वो पानी के साथ घुलने पर OH आयन्स को रिलीज करता है, यानी कि OH आयन रिलीज होता है। OH आयन्स आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन, और OH आयन जो होते हैं उनको हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है, और हाइड्रोक्सिल आयन्स भी इनको बोला जाता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं NaOH, यानी कि यहाँ पर दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें जो दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम देखते हैं NaOH, यहाँ पर Na+ यानी कि सोडियम प्लस OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन ये हमें दे रहा है अलग होने पर। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ K+ यानी कि जिसको हम बोले पोटेशियम आयन है, और यहाँ पर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं MgOH2 जो दिया है तो यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो Mg+ मैग्नीशियम आयन ये दे रहा है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2OH- हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर हमें नेगेटिव दे रहा है। तो इस तरीके से बेसेस जो होते हैं यानी कि जो क्षार होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखा। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाइज, यानी कि जो बेस होते हैं जो क्षार होते हैं वो पानी के अंदर जो घुलते हैं यानी कि घुलनशील होते हैं उनको अल्काइल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaOH2, बट ऑल बेसेस डू नॉट मीट दिस कंडीशन। लेकिन ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं जो वाटर के अंदर घुलनशील होते हैं, लेकिन सारे जो अगर आप बेसेस की यानी कि क्षार की बात करें तो वो इस कंडीशन में हमें नहीं मिलते हैं। हैंस वी कैन से दैट ऑल अल्काइंस आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्काइन। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑल अल्काइंस जो होती है, अल्काइलिस जो होती है वो बेसेस हो सकती हैं यानी कि क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार एल्कलाइज नहीं हो सकते हैं, ये अल्कलाइज नहीं होते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे सम कॉमन बेसेस एंड देयर फार्मूला, यानी कि यहाँ कुछ बेसेस के एग्जाम्पल दिए हैं टेबल के अंदर, और यहाँ पर उनके कुछ फार्मूला दिए हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। पहला दिया है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NaOH। दूसरा जो हमें दिया है एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है KOH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NH4OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है CaOH2 यहाँ पर हमें दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2 यहाँ पर हमें दिया है। उसके बाद जिंक हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी इसी प्रकार से यहाँ पर टेबल के अंदर बताया हुआ है।
आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसेस, यानी कि जिस तरीके से हमने एसिड्स को देखा था कि एसिड जो होते हैं वो मजबूत और जिसको बोला कमज़ोर, उन एसिड के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ हम ऐसे ही बेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्षार के बारे में, कि कौन से क्षार कमज़ोर होते हैं, कौन से जो क्षार होते हैं वो मजबूत होते हैं, यानी कि ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सम बेसेस आर इजीली सोल्यूबल इन वाटर एंड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसेस, यानी कि कुछ क्षार जो होते हैं वो आसानी से पानी के अंदर घुल जाते हैं, जिनके कारण उनको स्ट्रॉन्ग बेसेस बोला जाता है, यानी कि वो मजबूत क्षार या ताकतवर क्षार होते हैं। एंड इवन दे कैन बर्न आवर स्किन वाइल अदर आर रियली माइल्ड, यानी कि वो हमारी जो स्किन होती है उसको जला सकते हैं और उसमें घाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एन एंटासिड, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका उपयोग जो किया जाता है वो एंटासिड के रूप में किया जाता है। आ मेडिसिन टू गिव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, और ये जो मेडिसिन इससे बनती है वो मेडिसिन हमें एसिड जब हो जाता है, जब हमें पेट के अंदर गैस बनती है, एसिडिटी बन जाती है, उस दौरान उसमें रिलीफ देने के लिए इसकी मेडिसिन बनाई जाती है। दे आर नेम्ड एज अल्कलाइज, और इसके कारण इसको अल्कलाइज कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस, और इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये भी मजबूत क्षार के उदाहरण हैं, यानी कि शक्तिशाली या ताकतवर क्षार के उदाहरण हैं। सम बेसेस आर आइदर नॉट सोल्यूबल इन वाटर और दे आर स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि हम देखते हैं कि कुछ क्षार जो होते हैं वो बहुत आसानी से पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं, वो पानी में स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वो बहुत कम तरीके से पानी के अंदर घुलते हैं। सच बेसेस आर कॉल्ड वीक बेसेस, इस प्रकार के जो बेस होते हैं उनको वीक बेसेस यानी कमज़ोर क्षार कहा जाता है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसेस आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास में एग्जाम्पल है वो वीक क्षार का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे पास में वीक बेसेस के एग्जाम्पल है, यानी कि वीक क्षार के यानी कि कमज़ोर क्षार के एग्जाम्पल है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं प्रीपरेशन ऑफ बेसेस, यानी कि जो बेसेस होते हैं, क्षार होते हैं, उनको कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। जो क्षार होते हैं उनको बेसेस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल्स बाय 2 स्टेजेस प्रोसेस, यानी कि जो क्षार होते हैं उनको मेटल्स के द्वारा 2 अलग अलग प्रक्रियाओं की प्रोसेस से तैयार किया जाता है। फर्स्ट द मेटल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि पहले जो मेटल होती हैं उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो हमें जो मेटल प्राप्त होता है वो मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। देन मेटल ऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म बेसेस ऑक्साइड और बेस, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है उस मेटल ऑक्साइड को पानी के अंदर घोला जाता है, और उसके आधार पर हम देखते हैं कि हमें बेसेस ऑक्साइड और बेस प्राप्त होता है, यानी कि हमारा क्षार बन जाता है। यहाँ दिया है हमारा पोटेशियम 4 के, यहाँ पर हमारा मेटल दिया है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर बर्न किया गया है, तो हमें जो प्राप्त हुआ मेटल ऑक्साइड वो है 2K2O, यानी कि यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से यहाँ और भी एग्जाम्पल दिए हैं जो बेसेस को प्रिपरेशन करने के एग्जाम्पल है, किस तरीके से बेसेस तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद में नीचे दिया गया है यहाँ पे, ये तो हमने ऑक्साइड प्राप्त की है मेटल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर। उसके बाद हम देखते हैं कि द मेटल ऑक्साइड ऑन डिसोल्यूशन इनटू वाटर फॉर्म बेस और बेसिक ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड हमें प्राप्त हुए थे उन मेटल ऑक्साइड को यहाँ पर हमने बेस बनाने के लिए इसके अंदर उसको डिसोल्व कर दिया, और उसके द्वारा वो यहाँ पर हमें 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द मेटल ऑक्साइड ऑन डिसोल्यूशन इनटू वाटर फॉर्म बेसेस और बेसिक ऑक्साइड, यानी कि जो हमारे पास में हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त किए हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनको जलाकर, उनको अब यहाँ पर जो वाटर यानी कि जो पानी है उस पानी के साथ में उनको डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि उनको घोला जाता है, और यहाँ पर उनको घोलने के बाद हमें बेस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल देखें Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, उसको हम वाटर के साथ में घोलते हैं तो H2O, यानी कि ये वाटर के साथ में उसको जब घोलते हैं तो हमें 2NaOH प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है जो एक क्षार है।
अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा K2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड। इसको जब हम पानी में घोलते हैं H2O, उसके साथ में जब हम इसको घोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये भी हमारा एक क्षार का एग्जाम्पल है। तीसरा हम जो देखते हैं वो है हमारा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ H2O के साथ जब हम इसको घोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि यूजेस ऑफ बेसेस यानी कि जो क्षार होते हैं उनके उपयोग क्या करते हैं, उनके उपयोग क्या किया जाता है, उसको हम देखें। सम कॉमनली यूज्ड बेसेस आर एज फॉलो यानी कि कुछ सामान्यतः उपयोग में आने वाले क्षार के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं कि उनका उपयोग हम कैसे करते हैं। पहला हम देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। इट इज यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर सीमेंट इन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन यानी कि इसका जो उपयोग किया जाता है वो सीमेंट की जगह सीमेंट का जो सब्सटीट्यूट होता है उसका ऑप्शन जो होता है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसकी कॉस्ट हमें कम पड़ती है यानी कि उसकी लागत कम आती है। आगे हम यहाँ देखेंगे अगला एग्जाम्पल हमारा वो है इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग यानी कि इसका उपयोग जो किया जाता है इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग यानी कि जो वाइट सीमेंट जिसको हम बोलते हैं यानी कि वाइट सीमेंट यानी बिल्डिंग जो है उसको वाइट करने के लिए उसके ऊपर इसकी रंगाई की जाती है। अगला हम देखेंगे वो है इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर यानी कि यहाँ पर इसका जो पानी है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है हमारा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नॉन एज कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। अब कास्टिक सोडा के उपयोग हम यहाँ पर देखते हैं कि कास्टिक सोडा के उपयोग क्या क्या हैं। पहला उपयोग हम यहाँ पर देखते हैं इसका यूजेज इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ग्रीस एंड ऑयली सरफेस एंड मशीन पार्ट्स यानी कि कास्टिक सोडा का जो उपयोग किया जाता है वो ग्रीस हमारा जो रहता है उसको साफ करने के लिए, ऑयल सरफेस जो रहता है उसको तेलीय सरफेस जो है सतह उसको साफ करने के लिए और मशीन के पार्ट जो रहते हैं उनको साफ करने के लिए इस कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप यानी कि इसका जो उपयोग किया जाता है वो साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो बाथिंग साबुन आते हैं हमारे उसके रूप बनाने के लिए भी इस कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग एजेंट यानी कि इसका ब्लीचिंग एजेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर यानी कि पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रेयन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और टेक्सटाइल मशीन etc और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है और मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है उसके एग्जाम्पल देखें। अगला जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो बेस है हमारा उसके हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया है सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड इन फायर यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो रहता है और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है उसका उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर आर रेड पेंटेड मेटल सिलेंडर विथ अ नोजल यानी कि हम देखते हैं कि जो आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये इस तरीके से पिक्चर के अंदर एक हमें ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है। ये हमारा फायर एक्सटिंगर है यानी कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पर हमें ये पिक्चर में फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा है। ये आग बुझाने वाला यंत्र है जो ऑफिस और वर्किंग प्लेस जो होती हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनमें इसको रखा जाता है आग बुझाने के लिए। तो इसके लिए अंदर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। आगे हम देखते हैं इसमें एक नोजल होती हैं यानी कि ये नोजल हमें दिखाई दे रही है, नोजल होती हैं। द सिलेंडर कंटेन सोडियम कार्बोनेट और सिलेंडर जो रहता है उसके अंदर जो कंटेंट रहता है वो सोडियम कार्बोनेट रहता है। आ ग्लास बोतल फुल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्लेस्ड अंडर द नोजल यानी कि जो नोजल है उसमें एक ग्लास भर के हम एक ग्लास बोतल फुल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एक
ग्लास की बोतल होती है फुल भरी, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसके अंदर, अंडर द नोजल यानी कि जो नोजल होती है उसके अंदर, व्हेन देयर इज फायर द सिलेंडर इज इन्वर्टेड, नोजल इज प्रेस्ड ऑन द एसिड filled glass bottle, breaking it to release sulfuric acid into the sodium carbonate. These two react to give carbon dioxide in a jet which help in putting out fire. यानी कि इसके अंदर एक जिसको हम बात करें कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी एक कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड रहता है इसकी नोजल के पास। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं जब आग लग जाती है, तो जब हम जैसे ही इसको प्रेस करते हैं तो वो बोतल रहती है कांच की, ग्लास की जो बोतल है वो क्या हो जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है, टूट जाती है, और उसके अंदर का जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है इसके अंदर भरे हुए सोडियम कार्बोनेट के अंदर वो मिल जाता है और उसके साथ मिलकर वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो हमें आग बुझाने में सहायता करता है और जिसके कारण हमारी आग बुझ जाती है। यहाँ पर हम देखें कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर दिया है, प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस H2O वाटर और प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज होती हैं, जिसके कारण हमारी आग जो लगी है उसके ऊपर जब हम इस फायर एक्सटिंग्विशर से जब हम उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो आग बुझ जाती है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि जो हमारा खाने में हम उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा, तो यहाँ पर हम देखें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इट इज एडेड टू सर्टेन सीड्स व्हाइल सोकिंग बिफोर कुकिंग। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसको अगर हम बात करें कि इसको जो एडेड टू सर्टेन सीड्स, कुछ बीजों के अंदर इसको मिला दिया जाता है क्योंकि कुकिंग होने से पहले सोडा गिव आउट अ गैस व्हेन सीड्स आर बॉइल्ड फॉर कुकिंग, यानी कि सोडा क्या करता है उन सीड्स में मिल जाता है और इसके कारण उन सीड्स को जब इसको बॉईल किया जाता है, कुकिंग किया जाता है, तो वो गैस रिलीज करते हैं। दिस मेक देम सॉफ्ट, और जिसके कारण वो सीड्स होते हैं जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं या मुलायम हो जाते हैं। तो इस तरीके से बेकिंग सोडे का उपयोग जो होता है वो भोजन को बनाने में या खाना पकाने के लिए इस बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है जो एक प्रकार का बेस है। तो बच्चों हमने यहाँ पर हमारे अभी तक के जो वीडियो देखे उसमें हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया और इस वीडियो के अंतर्गत हमने बेस के बारे में पढ़ लिया, उसके उपयोग देख लिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।